ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज संभव एंड यू आर वाचिंग एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रिवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन में, जेईई एडवांस में आते हैं, भर भर के आते हैं और इवन मल्टी चैप्टर लिंक्ड क्वेश्चंस आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे ध्यान से करें और उसके हिसाब से आगे तैयारी करें। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से अगर एक क्वेश्चन आता है तो इसे करके आना है। इजी क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। आई होप आप लोगों ने रेशोज वाला जो कॉन्सेप्ट वीडियो उसे देख लिया होगा। अब हमें इसकी चेकलिस्ट बना लेंगे। आपको चेकलिस्ट वीडियो बनाने का मैंने पहले ही बोला हुआ है कि जैसे आप किसी चैप्टर का रिविजन या चेकलिस्ट देखें, उसके बाद आप अपनी खुद की चेकलिस्ट बनाएं जिसपे आप 1 पेज या 1 to 2 पेजेस में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला को लिखें और उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। जैसे कि किसी टेस्ट के पहले रिवाइज कर लिए, मॉक टेस्ट देने से पहले रिवाइज कर लिए। उससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी होगा कि हमें ये चैप्टर आता है। तो आई होप आप लोगों को ये बात तो समझ आ गई होगी। तो चलिए आज की चेकलिस्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक्चुअल में क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल्स। ठीक है जी, तो इसका क्या मीनिंग है? आपका ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सेक वाई, ये जो भी है, ठीक है जी, जब या लेट से कोसेक जेड, जब आपने इसे कुछ जीरो लेट से अज्यूम कर लिया, तब आपको रियलाइज हुआ कि ये क्या है। एक्चुअल में जब इक्वल टू जीरो लगाया तो ये एक इक्वेशन बन गया, और जब ये इक्वेशन बन गया तो ऑटोमेटिकली ट्रिग्नोमेट्री के सारे रूल जो हैं इस पे एप्लीकेबल हैं। और इसी से मैं कह सकता हूं कि एनी इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अननोन एंगल्स इज नोन एज एन इक्वेशन। देखिए अलग अलग टाइप के रेशियोज हैं, देखिए अलग अलग टाइप के रेशियोज हैं, अलग अलग टाइप के एंगल्स हैं। हमारा एंगल जरूरी नहीं है कि नोन है, हमें नहीं है। एक्स को हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, वाई को हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना इज अ सेपरेट थिंग, अ सेपरेट टास्क एट ऑल। इसी में अगर मैं एक बात करूं कि अगर हमारे पास कोई 3 एंगल है एक्स वाई जेड और उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाए सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन, तो मैं एक अलग टाइप के डिस्कशन करता हूं जिसे हम ट्राइंगल कहते हैं। और उस ट्राइंगल के ऊपर डिस्कशन हमारे नेक्स्ट चेकलिस्ट में होने वाला है इन द चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। सो आप जब तक आप जुड़े रहेंगे इस चैनल के साथ, तब तक आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है और सबसे ज्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलने वाला है। कोई फालतू बात नहीं होती, यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात हो रही है और आपको क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। तो अगर आप खुद से मेहनत करने वाले हैं और साथ साथ मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए। तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। तो सबसे पहले आता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो हमसे सॉल्यूशन पूछा जाता है। जनरल सॉल्यूशन होता है और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कि द सॉल्यूशन दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब 0 से 2 पाई के इंटरवल में जो लाई करता है, दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और इस रेंज को बोलते हैं हम प्रिंसिपल रेंज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो इसमें x का वैल्यू आपका π/6 भी हो सकता है और इसके साथ ये 5π/6 भी हो सकता है। दोनों ही रेशियो हमारे फर्स्ट मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब उसी के साथ साथ अगर कोई कंडीशन दे दी कि cos x इज इक्वल टू -√3/2, तब हमारे पास सेकंड कंडीशन बनती है दैट इज इसका 5π/6 आता है और इसका एक हमारे पास 7π/6 भी आता है। हालांकि ये बातें अभी होने वाली हैं, बाद में होंगी, पर मैं आपको आई थिंक आप लोगों को ये बेसिक आइडिया होगा। तो इसी से आप देख सकते हैं कि हम पक्का जज कर पाए हैं कि 5π/6 हमारा आंसर होगा। इसी टाइप के सॉल्यूशन को जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, आई वुड पर्टिकुलरली से कि 0 से 2 पाई वाला जो हमारा सॉल्यूशन का रेंज होता है, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल रेंज, और इसी में सॉल्यूशन को बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है जी,
तो अब हम मूव करते हैं, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन था। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन है, हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारा 0 से 2 पाई, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा रेंज कुछ भी हो सकता है। हमारे आर जो सबसेट है, आर जो सेट है उसी का एक सबसेट लेना है हमें, जो कि 0 से 2 पाई हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है हमारा, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो ट्रिगो रेशियोज होते हैं, दे आर पीरियोडिक इन नेचर। जो ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, दे आर, लगभग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पीरियोडिक हैं। तो इसी सेंस में अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पीरियोडिक हैं, तो इसीलिए इनका एक सोल्यूशन नहीं आएगा, दो सोल्यूशन नहीं आएंगे, इनके बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं, और बहुत सारे सोल्यूशन, टू मेनी सॉल्यूशंस। तो आप उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपने सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ा तो आप ये समझ सकते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, लेट्स से 1 भी है सॉल्यूशन, 2 भी है, 3 भी है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये सेट रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ हो जाता है। तो उस सेंस में हमें सेट बिल्डर फॉर्म यूज करनी आनी चाहिए, और उस सेट बिल्डर फॉर्म को यूज करने में ही हम जो सोल्यूशन लिखते हैं, दैट इज नोन एज जनरल सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर sin x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू n पाई उसका एक जनरल सोल्यूशन होता है। इसका डिस्कशन हम अभी करेंगे, पर ये जस्ट एन एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल ये मैंने बात बता दी। अब ये कह रहा है कि since all the trigonometric functions are many one or periodic, hence there are infinite values of theta for which the trigonometric functions have the same value. All such possible values of theta for which the trigonometric function is established by a given general formula. Such a general formula is called as the general solution of the trigonometric equation. तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो पर्टिकुलरली 0 से 2 पाई वाली रेंज में होता है, और जनरल सॉल्यूशन हमारे रेंज के ऊपर, मतलब एक पर्टिकुलर सेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो पूरे रेंज आर में डिफाइन किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। बेसिकली हमारा ज्यादा काम जो है जनरल सॉल्यूशंस के साथ होता है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन हमसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। जनरल सॉल्यूशन का ही काम होता है जनरली, क्योंकि ये ज्यादा सिस्टमैटिक है, इसमें हम किसी कंडीशन पे के अंदर बाउंड नहीं है। जैसे कि अगर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो 0 से 2 पाई के बीच में आई वाज बाउंडेड, दैट मुझे 0 से 2 पाई के बीच में ही, पर ये ऐसा है कि ये 0 से 4 पाई में भी कुछ सॉल्यूशन दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई पे होता है। तो आप इसको समझने के लिए आप यूनिट सर्कल बनाएं। तो यूनिट सर्कल बनाएंगे तो साइन थीटा 0 होने के लिए हमें पता है कि इस यूनिट सर्कल पे जो परपेंडिकुलर है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है तो वो इस लाइन पे आता है और इस लाइन पे आता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो 0 इस लाइन पे लाई करता है, 1 पाई इस लाइन पे लाई करता है, 2 पाई इस लाइन पे लाई करता है, 3 पाई इस लाइन पे लाई करता है, 4 पाई इस पाई पे लाइन करता लाइन पे 4 पाई इस लाइन पे लाई करता है, 5 पाई इस लाइन पे लाई करता है। तो मतलब इससे मुझे पता लग गया कि जब मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिखने की कोशिश करूंगा तो 0 से पाई से 2 पाई से 3 पाई 4 पाई ऐसे करते करते बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। अब ऑब्वियसली बात है, रूस्टर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो इसीलिए ये हो जाता है n पाई। तो हमें एक सच दिस इज sin theta is equal to 0, then theta is equal to n pi where n belongs to, theta is equal to n pi where n belongs to integer. This is to be considered. ऑब्वियसली बात है, थीटा n इंटीजर होना चाहिए तभी ये कंडीशन अप्लाई होती है। ओके, सो नेक्स्ट इज cos थीटा 0, sin थीटा 0, थीटा इक्वल टू n पाई। sin थीटा 0 n पाई क्लिक कर जाना चाहिए, थीटा इक्वल टू n पाई ये क्लिक करना चाहिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। cos थीटा अगर 0 है, cos थीटा अगर 0 है तो थीटा ऑड थीटा मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का मीनिंग क्या है ये देखिए, ध्यान से देखें। देखिए हमारा यहाँ पर cos थीटा का मीनिंग क्या होता है, यूनिट सर्कल पे cos थीटा का मीनिंग होता है बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा। अगर हम बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में बोले तो इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा 1 हो जाए और बेस हमारा 0 हो जाए। बेस 0 होना चाहिए, यानी कि ये लाइन इस ये वाले जो हमारा एक्सिस है, जो हमारा टॉप है वर्टिकल सर्कल का, यूनिट सर्कल का, तो मुझे इस बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर पॉइंट लाई करेंगे वो इस सॉल्यूशन में cos थीटा इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेंगे,
और थीटा इक्वल टू 2n+1 या 2n-1 π/2 अकॉर्डिंगली, बिकॉज n बिलोंग्स टू इंटीजर है तो इसमें ये ले सकते हैं। अब इसका थॉट कैसा है, इसका फील कैसा है, देखिए वैसे भी साइन थीटा 0 जहां पर है वहां कॉस थीटा 1 या -1 होता है, जैसा कि आप जानते हैं, और जहां पर भी साइन थीटा 1 हो वहां पर कॉस थीटा 0 या साइन थीटा जहां पर भी 1 या -1 हो वहां पर कॉस थीटा 0 होगा। हमें ये बात दिखती ही पता लगती है कि साइन थीटा यहाँ पर 1 है और कॉस थीटा यहाँ पर 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 0 से π/2 में ये सोल्यूशन हमें कंसिडर करना है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2। ये हमें कैसे याद रखना है, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तभी हमारे पास इन एक्सिस पे आएगा। जैसे कि ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3 π/2 है और ये अगेन 0 है या कि 2 पाई है। तो 2 पाई को मैं लिख सकता हूँ 4 π/2, इसको मैं π/2, इसको मैं 2 π/2, ऐसे करते करते मैं इन्हें बहुत सारे टर्म्स में लिख सकता हूँ। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्योंकि मैं इन्हें अलग अलग तरीकों से लिख सकता हूँ तो आई कैन कंसीडर द फैक्ट दैट यहाँ पर जब भी यहाँ जैसे होगा तो यहाँ पर 1 या -1 दे रहा होगा cos थीटा। इसका मतलब जब भी यहाँ पर जो आने वाला नंबर इवन होगा, इसका कुछ इस तरीका का सोल्यूशन होगा k π/2 वेयर k इज एन ऑड। क्यों? क्योंकि अगर इवन होगा तो वो +-1 की तरफ अलाइन होगा, तो k मस्ट बी ऑड। सो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो इसीलिए इसको ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर दिए 2n+1 एंड π/2। ओके, नेक्स्ट आता है tan थीटा इक्वल टू 0। तो बहुत ही सिंपल है, अगर tan थीटा का मीनिंग क्या है, tan थीटा एक्चुअल में sin थीटा अपॉन cos थीटा है। ऑब्वियस सी बात है cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए और cos थीटा 0 आएगा भी नहीं अगर tan थीटा 0 है, क्योंकि थीटा बिलोंग टू n पाई में sin थीटा 0 होता है तो tan थीटा ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। cos थीटा +-1 में से कोई भी वैल्यू उठा सकता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन आई वुड अगेन राइट दिस sin थीटा इक्वल टू 0 implies थीटा इज इक्वल टू n पाई, cos थीटा इज इक्वल टू 0 implies थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2 and tan theta equal to 0 implies theta belongs to n pi। अगेन ये और ये सेम है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका लॉजिक आपको पता ही है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये आपके दिमाग में सेट बैठ जानी चाहिए अगर आप मैथमेटिक्स में अपनी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट इज sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा। यहाँ तक तो भैया ठीक था कि sin थीटा 0 है, sin थीटा 0 है तो थीटा n पाई होगा। अब sin थीटा अगर sin अल्फा के बराबर है तो अगेन इसे भी यूनिट सर्कल पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? sin थीटा अगर sin अल्फा है, लेट्स से अगर मैं अल्फा, क्योंकि अल्फा यहाँ पर -π/2 टू π/2 है, यानी कि अल्फा जो रेंज है वो -π/2 टू π/2 है, तो आई कैन श्योरली से अगर मैं इसे सर्कल पे दिखाऊं तो यहाँ से लेकर के अल्फा कोई भी वैल्यू ले सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप कोई भी एंगल को ले सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा पूरा हर एक वैल्यू जो परपेंडिकुलर पॉसिबल है वो कवर हो जाता है। इसका एक और एनालॉजी है कि हम यहाँ से देखें तो अगर हम ग्राफ देखें sin x का, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसे जरूर देख लेना। तो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में हमारे पास यहाँ पर हर एंगल, यहाँ पर हमारे पास हर वैल्यू जो रेंज का है वो पाया जाता है। सिंस ये एक मेनी वन फंक्शन है तो हमें इसे एक वन वन फंक्शन की तरह कंसीडर करना होता है। अगर आपने ITF पढ़ा है तो आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होगा, पर अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल सिमिलर एनालॉजी है कि हमें यहाँ से -1 से 1 तक के बीच के सारे वैल्यूज चाहिए और सबसे छोटे सेट में चाहिए। तो आप उसे 0 से लेकर के ये 3π/2 तक भी रख सकते थे, बट ये वाला या इधर से π/2 से लेकर के 3π/2 तक भी रख सकते थे, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि उधर से ही जाए। ये स्टैंडर्ड प्रिंसिपल रेंज होती है और इसमें ओरिजिन भी होता है, इसलिए इसे कंसीडर करना थोड़ा सा सिंपल होता है। मोर ओवर अगर हम ये वाला कंसीडर करेंगे, हमारे लिए 0 ये वाला जो है, हम यहाँ से अपना सर्कल घुमाना शुरू करते हैं, तो इसी वजह से हम इसे प्रेफरेंस देना पसंद करते हैं। हालांकि ये कोई सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट ये एक जनरल कंडीशन है। तो sin अल्फा का अगर ये यूनिट सर्कल है तो ये वाली जो लेंथ है दैट इज sin अल्फा। इसको आप इस तरीके भी समझ सकते हैं कि 1 के हमने 2 कंपोनेंट कर लिए, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट और एक मतलब पैरेलल नहीं कह सकते इसे,
इसके हमने दो कंपोनेंट कर लिए, एक अलोंग द एक्सिस यानी कि ये वाला जो है ये दैट इज cos x या cos अल्फा एंड दिस इज sin अल्फा। अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अभी रिपीट कब कब करेगा, ये रिपीट करेगा जब हमारा ये वाला वैल्यू होगा, यही वैल्यू जब साइन अल्फा लेगा तभी हमारा रिपीटेशन होगा। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास अगर मैं इसको सिंपल सा रखें, अगर हम सिंपल सा रखें कि अगर मैं एन पाई प्लस अल्फा लूंगा, एक बार मैं एन पाई प्लस अल्फा लूं तो 0 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, 1 के लिए पर दिक्कत करेगा, 1 के लिए ये दिक्कत करेगा। इंस्टेड ये अगर एंगल अल्फा है और ये 180 ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी अल्फा होना चाहिए। पहली बात, अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आ रही तो आप सिंपल सिमिलर ज्योमेट्री से देखें कि आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड ऑब्वियसली इक्वल होगी, आपकी दूसरी साइड कॉमन है और आपके पास यहाँ वाला और यहाँ वाला भी इक्वल है, तो आपके पास साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट मान सकते हैं। और क्योंकि अब कॉन्ग्रुएंट मान सकते हैं तो सीपीसीटी यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से मैं इस एंगल और इस एंगल को, इस एंगल और इस एंगल को इक्वल मान सकता हूँ। हालांकि एक डायग्राम में थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा लिख दिए हैं डायग्राम में, तो इसे वापस बनाना मैं प्रेफर करूंगा। तो एक बारी के लिए प्लीज बेयर विद मी, दिस टाइम जस्ट आई नीड जस्ट 2 मिनट्स ऑफ योर टाइम। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि -π/2 से π/2 वाला लॉजिक क्या है। अब दूसरा लॉजिक यहाँ से देखिए, अगर ये एंगल अल्फा है और मैं इस पे जाना चाहता हूं तो ऑब्वियस सी बात है ये जो ट्रायंगल बनेगा और लेट्स से यहाँ से जो ट्रायंगल बने इसकी साइड और इसकी साइड बराबर है 1 यूनिट ईच, ये साइन अल्फा है, अच्छा जी, और ये भी ऑटोमेटिकली साइन अल्फा है और मुझे पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी कॉस अल्फा हो जाएगा और ये भी कॉस अल्फा हो जाएगा। इससे मुझे ऑटोमेटिकली एक बात और क्लियर होगी कि ये दोनों ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, और क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो सीपीसीटी से आई कैन से कि ये एंगल अल्फा है। सीपीसीटी मैंने अभी आपको बताया। अब इसी से हम लॉजिक निकाल सकते हैं कि अब इससे अगले वाला अगर हमारा ट्रायंगल होगा उसमें हमारे पास साइन अल्फा नेगेटिव हो जाएगा तो ये माइनस साइन अल्फा होगा, तो इसलिए एन पाई प्लस अल्फा मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है। मतलब एन पाई प्लस अल्फा एक्चुअल में क्रूड वे में एन का कुछ जगह पे ये ट्रू बैठ रहा है और कुछ जगह पे फॉल्स बैठ रहा है, पर जैसा कि मैंने बताया कि हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए हमें ऐसा कंडीशन ढूंढना है जिसपे हर जगह ये पॉसिबल हो, हर जगह ये ट्रू हो, और उसके लिए आई हैव दिस सोल्यूशन, ये आपका हर बार बैठेगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेज टू द पावर एन अल्फा। अब देखिए इसमें n1 डालेंगे तो ये बन जाएगा एन पाई माइनस अल्फा, जैसा कि ये वाला एंगल है तो वो ये आ जाएगा n इक्वल टू 1, तो पाई यहाँ गया और उससे माइनस अल्फा इधर गया तो पाई माइनस अल्फा आ गया, सो अल्फा आ गया, पाई माइनस अल्फा आ गया, 2 पाई प्लस अल्फा आ गया, और इसके बाद यहाँ पर 3 पाई माइनस अल्फा आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ऐसे चलते चलते इसका एक सोल्यूशन मिल जाता है जिसे हमें याद रखना है, और इसका लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। मतलब ये माइनस वाला जब प्लस माइनस ऑल्टरनेट कर रहे हैं अपने में ही अंदाजा है, इनका अपना अंदाज है, तो उसी हिसाब से मुझे भी इसे एडजस्ट करना पड़ता है। ये तो था साइन अल्फा का झमेला। अब कॉस अल्फा क्या है? कॉस अल्फा बेस है, तो उसके लिए हम बेस पे प्रोजेक्शन देख सकते हैं। तो मैं बेस के लिए आपको दिखाता हूं कैसे करना है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये एंगल अल्फा है और ये मेरा बेस हो जाएगा, तो अब यही बेस इस ट्रायंगल में भी है और मुझे पता है ये और ये साइड इक्वल है और मुझे पता है ये कॉर्ड सेंटर से पास करी। अगर ये सर्कल की प्रॉपर्टीज लगा लूं तो मुझे बहुत ही सिंपली दिख जाएगा कि ये एंगल भी अल्फा होगा, और अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल, ये वाली लेंथ साइन अल्फा होगी, ये 1 है, और ये कॉस अल्फा होगा, ये वाला लेंथ कॉस अल्फा होगा। आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, सो ये हो जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा। तो अब ये कॉस अल्फा है और ये भी कॉस अल्फा है, तो अब मुझे ये वाला देखना है कि ये क्या सोल्यूशन होगा। तो देखिए ये पहली बात, ये वाला जो पार्ट होता है सर्कल का, जो ये वाला पार्ट होता है, ये होता है 2n पाई। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 0, पहले हम n0 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, n इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये 2 पाई, n इक्वल टू 2 डालेंगे तो ये 4 पाई। तो ऐसे करते करते ये हमेशा 2n पाई मुझे एज ए सोल्यूशन दे रहा है। तो जब ये मुझे 2n पाई दे रहा है, इससे मैं अल्फा ऊपर जाऊं
या अल्फा नीचे जाऊं तब भी मेरे पास सेम ही वैल्यू आ रहा है कॉस अल्फा का। तो इसीलिए मैं अगर लिखना चाहूँ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसी से हम एक और, इसी यूनिट सर्कल से हम एक और कंडीशन निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी जर्नल है, कोई भी जर्नल टी रेशो है अगर जो हमें अज्यूम करना है, तो मैं इसमें बहुत ही सिंपली एक बात लिख सकता हूं कि देखिए, अगर मैं इसी टी रेशो में कॉस अल्फा के लिए देखूं तब भी 2 सॉल्यूशन आएंगे, और साइन अल्फा के लिए देखूं तब भी 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो हर यूनिट सर्कल पे कम से कम मतलब सिर्फ 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा सॉल्यूशन एक 0 से 2 पाई वाले इंटरवल में नहीं आ सकते। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं, अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो जाए, तो tan थीटा अगर tan अल्फा है तो हमें ये बात जरूर से अच्छे से पता है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, और tan थीटा में यही होता है ना कि यहाँ पर ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास सेम टाइप का सॉल्यूशन आएगा tan थीटा का इस वाली लाइन पर, और ये इस वाली लाइन पर आएगा। आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, और इसमें tan अल्फा ये वाला होगा, ये साइन अल्फा होगा और ये कॉस अल्फा होगा, और इसके लिए tan अल्फा ये वाला साइन अल्फा होगा और ये वाला कॉस अल्फा होगा। तो इसी से हमारा सेम आता है tan अल्फा वेयर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो n पाई प्लस अल्फा, तो इसी में कुछ नहीं है, यहाँ पर पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा, 3 पाई प्लस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा। आप ऐसे करते रहेंगे कंटिन्यूएशन में, तो आपका यही आ जाएगा सोल्यूशन। आई वुड रिकमेंड कि आपको ये तीनों सोल्यूशन याद होंगे तो बहुत सिंपली आपसे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। आप हर टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जो साइन थीटा इक्वल टू समथिंग है उसको आप लिख सकते हैं इन दिस फॉर्मेट। नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 आ जाए, अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 आ जाए तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, सॉरी 2n पाई प्लस पाई बाय 2। 2n पाई प्लस पाई बाय 2 का मीनिंग क्या है? 2n पाई प्लस पाई बाय 2 का मीनिंग है कि हम यहाँ से 2n पाई घूमे और उसके बाद हमने पाई बाय 2 और ऐड किया, मतलब हमने पूरा चक्कर लाया। 2n पाई इंडिकेट्स द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड। एक तरह से हम 0 से स्टार्ट करें और हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड से मैंने ये 2n पाई का कॉन्सेप्ट लिख दिया, और उसके बाद पाई बाय 2 ऐड करने से मैं इस वाली लाइन पर पहुंच गया। आप किसी भी टी रेशो के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपका ये एंगल अल्फा है तो आप इसका किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए सॉल्यूशन लिख सकते हैं 2n पाई प्लस अल्फा। और तो इसको उतना यूज में नहीं लिया जाता क्योंकि यहाँ वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहीं ना कहीं रिपीट हो सकता है, तो इसीलिए हमारे लिए ये कंसिडरेशन गलत हो जाता है। पर मैं एक बात जरूर से कहूंगा कि हम किसी भी, जब भी हमें साइन थीटा 1 है तब हम 2n पाई प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं, और अगर cos थीटा 1 है तो cos थीटा 1 तो इसी लाइन पर होता है, तो ये तो ऑटोमेटिकली 2n पाई आ जाता है। तो आपको ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन याद रखने चाहिए। एक तो sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू 0। ये तीनों जब 1 इसका 1 याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका 1 याद नहीं रखने की जरूरत, और इसके लिए अल्फा वाला, इन तीनों के लिए अल्फा याद रखें। मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस अल्फा और यहाँ पर tan अल्फा। जब आप इन्हें याद रख लेंगे तो आपका ये वाला चैप्टर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो ऑटोमेटिकली एक बात पता चल गई कि स्क्वायर कर लिया हमने, पावर 2 ले लिया ना, तो पावर 2 लेने से फायदा क्या हुआ? पावर 2 लेने से करोड़ों का फायदा हुआ भाई, करोड़ों का फायदा हो रहा है पावर 2 लेने से। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाला जो टर्म है वो भी पॉजिटिव जा रहा है, और हमें ये भी पता है कि अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा है तो यहाँ पर हमेशा एक बात तो पक्का से रहेगी कि अगर स्क्वायर है किसी नंबर का और वो नंबर ऑटोमेटिकली, इस केस में तो लेस देन 1 है, तो वो नंबर इसी रेंज में चारों तरफ हमें सोल्यूशन देगा। let me take an example. Let's say sin theta equal to minus 0.5 यानी कि माइनस हाफ ले लेते हैं। तो माइनस हाफ साइन थीटा माइनस हाफ है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। लेट्स से, या साइन अल्फा लिया ना, तो साइन स्क्वायर अल्फा 1/4 आया, तो साइन स्क्वायर थीटा मुझे थीटा के लिए बताना है, तो साइन, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 आएगा।
यानी कि साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस हाफ आ जाएगा। और अगर वो प्लस माइनस हाफ है तो यहाँ कहीं प्लस हाफ होगा, यहाँ पर भी प्लस हाफ होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। तो वो चारों क्वाड्रेंट, तो जब भी स्क्वायर वाला आएगा तो ऑल क्वाड्रेंट्स में आपको चारों क्वाड्रेंट में सोल्यूशन मिलेगा। और जब आपको चारों क्वाड्रेंट में ही सोल्यूशन मिल गया तो इसका जनरल सोल्यूशन n पाई प्लस माइनस अल्फा आ जाता है। आप किसी भी और तरीके से करेंगे तब भी आंसर आ सकता है, बट ये एक जनरल तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है जो कि मैथमेटिक्स में अप्लाई किया जाता है, जिससे हमारे पास एक पर्टिकुलर रिजल्ट आता है। चलिए अगले पॉइंट पर मूव करें। तो नेक्स्ट है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि n पाई 0 है, cos n पाई इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, अगेन 1 होगा, -1 होगा, ऑल्टरनेट चल रहा है। ऑल्टरनेट चलने के लिए हम nth पावर में n को हम इवन और ऑड पर्टिकुलरली वो ऑटोमेटिकली ये डिसाइड कर लेगा। इन चीजों की भी उतनी जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, पर अगर याद रखना रख लो। साइन n, इसका लॉजिक भी सिंपल है, अगर n इवन होगा तो ऑटोमेटिकली वो साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा बन जाएगा, और अगर ऑड होगा तो वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव तो साइन ऑड होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पाई से बड़े वाला एंगल है, यहाँ पर थीटा नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव के साथ ही खुलेगा, एंड इन द सिमिलर टर्म्स कॉस थीटा भी नेगेटिव के साथ खुलेगा। ध्यान रखें ये वाले जो सोल्यूशन लिखे जाते हैं थीटा बिलोंग टू -π/2 से π/2 के बीच के लिए लिखे जाते हैं। ओके, वैसे तो ये उतना पूछा भी नहीं जाएगा, और अगर पूछा जाएगा तो आप इसको देख सकते हैं और इससे जवाब दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अब यहाँ पर ये वाला सोल्यूशन, जैसा कि मैंने ये कल बताया था कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसको आप लिख सकते हैं a√a² प्लस b² साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें, आई वुड रिकमेंड कि आप उसे देखें। अगर आप उसे देखेंगे ही नहीं तब आपको ये चीजें क्लिक करना मुश्किल हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि ये जो इसने लिखा मॉड ऑफ c इज लेस देन दिस, तो इसका बेसिकली क्या है, इसका मीनिंग है, इसका जो अगर हम रेंज देखें तो इसका रेंज आता है -√a² प्लस b² से √a² प्लस b²। तो जब हमारे पास ये पर्टिकुलरली एक रेंज दिया गया है तो इसी को भी हम, अगर आपने ये सेट्स पढ़ा है और अगर आपको फंक्शन पढ़ा है तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी मॉडुलस फंक्शन के बारे में कि इसका मीनिंग भी यही है कि c बिलोंग्स टू दिस रेंज। तो ये ऑटोमेटिकली उसी बात को इंडिकेट करता है। अगर ये कुछ भी है तो यहाँ से मैंने ये बात जरूर लिख ली, लेट्स से इसको फाइल लिख लेते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसने फाइल लिया है तो मैं इसे फाइल लेने के लिए मतलब कोई आई एम नॉट हेजिटेटिंग टू टेक इट एज फाइव। सो साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू c बाय √a² प्लस b²। और इसके बाद तो हम कर ही सकते हैं, ये नोट करेंगे, एक नोट की हमें फाई के बारे में सब नॉलेज है, क्योंकि फाई हमें ये एज सच a² b² वेरिएबल्स तो हैं, बट क्वेश्चन में हमें जनरली इसका वो दिया गया होगा, वैल्यूज दी गई होंगे। तो फाई आपको वैसे ही पता है कि tan इनवर्स b/a होता है। अगर आपने फिजिक्स में SHM पढ़ा है या ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा है तब आपको ये चीजें क्लिक कर जाएंगी। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। ओके, सो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना है। और इसको देखें तो अगर हम देखें कि साइन थीटा इज इक्वल टू के या कॉस थीटा इज इक्वल टू के, तो वन मस्ट चेक के मॉड ऑफ के लेस देन 1, यानी कि के बिलोंग्स टू -1 से 1। तो ये क्या है, बेसिकली रेंज चेक मेथड। तो हमें रेंज चेक कर लेना जरूरी मानता हूं मैं। चलिए, अवॉइड स्क्वायरिंग इफ पॉसिबल, अवॉइड स्क्वायरिंग इफ पॉसिबल बिकॉज इट मे लीड टू एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस। तो वही है गेन ऑफ मोर सॉल्यूशन, गेन ऑफ मोर सॉल्यूशन। आपको ये कैसे पता चला भाई, आपको कैसे पता चला, लेट से मैंने देखा साइन थीटा -½ है, तो साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 1/4 बन जाता है। तो अब मैं वापस, मैंने ये बात आपको पहले ही बताई है कि अगर a इक्वल टू b है तो a² इक्वल टू b² सही है, पर अगर a² इक्वल टू b² है तो a इक्वल टू b हो ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है, a इक्वल टू -b भी हो सकता है।
तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन बन के आएंगे जिसको हमें अवॉइड करना है, तो इसीलिए हमें स्क्वायरिंग नहीं करना है। तो अवॉइड स्क्वायरिंग, दैट इज गेन ऑफ मोर सोल्यूशन। डू नॉट कैंसल द कॉमन वेरिएबल फैक्टर फ्रॉम टू साइड्स ऑफ द इक्वेशंस व्हिच आर इन प्रोडक्ट बिकॉज वी मे लूज सम सॉल्यूशंस। हम कुछ सॉल्यूशन लूज कर सकते हैं अगर हमें कोई कॉमन वेरिएबल दिख रहा है। लेट्स से अगर मैं देखूं साइन थीटा टाइम्स साइन ऑफ थीटा माइनस हाफ इज इक्वल टू 0 है, तो अगर हम यहाँ पर या इसको लिख लो साइन ऑफ थीटा लिखें, तो इसमें थीटा इक्वल टू एन पाई पे हमारे पास 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। पर अगर हम ये कैंसिल कर दें तो साइन ऑफ थीटा माइनस हाफ इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा अगर 3/2 आ जाएगा तो हमारे पास नो सोल्यूशन वाला कंडीशन आ जाएगा, जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो इसीलिए हमें कोई कॉमन वेरिएबल फैक्टर, यानी कि अगर हमें कॉमन फैक्टर देखे तो उसे हमें अलग से ट्रीट कर देना चाहिए, या इसका एक सेपरेट तरीका है जिसको मैं अभी इसी में डिस्कस करना प्रेफर करूंगा, जो कि है अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था साइन ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस हाफ इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अगर ऐसा दिया जाए तो इसको हम इधर ले जा सकते हैं, तो साइन ऑफ थीटा माइनस 3/2 का वैल्यू 0 आ जाता है। तो इससे हमें अब दो सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो इसी को हमें अवॉइड करना है कि हम इसे कैंसिल ना करें। कैंसिल करना इज इक्वल टू पाप करना, ठीक है। तो कैंसिल नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। तो डू नॉट कैंसिल द कॉमन वेरिएबल फैक्टर फ्रॉम द टू साइड्स व्हिच आर इन प्रोडक्ट बिकॉज वी मे लूज सम सॉल्यूशंस, दैट इज लॉस ऑफ रूट। ये था गेन ऑफ रूट, गेन ऑफ सोल्यूशन, लॉस ऑफ सोल्यूशन, और ये क्या था, रेंज चेकिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। द आंसर शुड नॉट कंटेन सच वैल्यूज ऑफ थीटा व्हिच मेक एनी ऑफ द टर्म्स डिफाइंड और इनफाइनाइट। ऑब्वियस सी बात है, अगर साइन थीटा हमारे पास कुछ वैल्यू है हाफ, तो हम थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज तक ही जाएंगे या उसकी जनरल वैल्यूज तक ही जाएंगे। हमें कुछ ऐसा कोई मतलब वही है, जैसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो लेट्स से हम लिखें यहाँ पर π/6 5π/6 ऐसे करते करते लिखें, और अगर हम कहीं पे इनफाइनाइट लिख दें तो वो गलत है, क्योंकि वो इनफाइनाइट पर तक हम नहीं जा सकते। रोस्टर फॉर्म ने ही ये बात कही थी कि हम इनफाइनाइट तक जाने वाली कोई बात है ही नहीं, और अगर हम इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये सेट एक फाइनाइट सेट होना चाहिए अगर इसे रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, और अगर हम इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो इसे सेट वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये आप लोगों को जनरली अवॉइड करा दिया जाता है, बट ऐसी चीजें स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स में बताई जाती है। हो सकता है ये चीजें छूट गई हो, पर ऐसा है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है। Check that denominator is not 0 at any stage while solving the solution. Again, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो सारा लफड़ा ही खत्म हो गया, कोई पंगा ही नहीं रहा। तो उस केस में भी हमारे पास बहुत सारे पंगे हो सकते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए किसी में, क्योंकि 0 से डेफिनेट डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये बात है कि अब ये देखिए कि डिनोमिनेटर नॉट 0, ये तो हमने कर लिया जाए। अब है अगर tan थीटा और सेकेंड थीटा इन्वॉल्व है तो थीटा मस्ट नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्यों? क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये चीजें इनफाइनाइट को टेंड करती हैं, और अगर ये इनफाइनाइट को टेंड करती हैं तो इसमें हमारे पास यहाँ पर अगर मैं लिखूं tan थीटा इक्वल टू सम इनफाइनाइट, या tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, इससे मुझे क्या पता चला, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इनफाइनाइट है तो अगर tan ऐसा कुछ कंडीशन है कि tan थीटा अपॉन sec थीटा इज इक्वल टू, या tan थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 4 लिख लें, ठीक है। और इसने कह दिया कि थीटा अगर π/2 है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली चीज इनफाइनाइट को जा रही होगी, तो इनफाइनाइट इज नॉट इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, अगर tan थीटा sec थीटा है तो थीटा π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होता। ऑड मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि हमारे पास फर्स्ट ऑड मल्टीपल, ये सेकंड पे तो ये 0 आ जाएगा तो इसमें दिक्कत नहीं होगा, थर्ड में आ जाएगा। ये अगेन जब इस लाइन पे लाई कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वाली कंडीशन रखता है। नेक्स्ट अगर cot थीटा और cosec थीटा है तब ऑब्वियस सी बात है पाई या 0। अगेन वही केस है कि इनफाइनाइट कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या, थैंक यू।